हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम आपके बायो का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। आइए देखें इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। एयर, वाटर, सॉइल, इनकी कंपोजिशन, ये कैसे कैसे बने हैं। फिर जो प्रॉब्लम्स, जो पोल्यूशन हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये आपको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, जो कि रहेगा चैप्टर नंबर 14 इज नेचुरल रिसोर्सेज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? जो भगवान की देन है हमारे लिए, उसी को नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। लेकिन अच्छे स्टाइलिश वर्ड्स में अगर बोला जाए तो द रिसोर्सेज available on the earth and the energy from the sun are the basic necessities. Basic necessities, yeah, exactly. भाई एनर्जी और अर्थ के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो बेसिक नेसेसिटी है। पानी नहीं होगा तो कैसे रहेंगे, हवा नहीं होगी तो कैसे सांस लेंगे, ठीक है। सॉइल नहीं होगी तो हम कहाँ अपना फूड ग्रो करेंगे, कहाँ हम कल्टीवेशन करके अपना ग्रोथ करेंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। द स्टॉक्स ऑफ नेचर, नेचर की हमारी देन, विच आर यूजफुल to mankind are known as natural resources. नेचर की हमको देन नेचुरल रिसोर्सेज कहलाई जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप सबको जानते हुई, वाटर, एयर, सॉइल, ठीक। वाटर, एयर और सॉइल, ठीक है। आगे बढ़े। रिसोर्सेज ऑन अर्थ, सबसे बड़े बड़े रिसोर्सेज अर्थ के ऊपर क्या क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर, मैं एक ब्रीफ दे रही हूं, ठीक है। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, तीन तरह के ये हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट इज नोन एज लिथोस्फेयर, ठीक। एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर मतलब एयर, जिसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी। हाइड्रो से जब भी कोई बात हाइड्रो से स्टार्ट होती है, हाइड्रा इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बनाई गई इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मतलब हाइड्रो, पानी, पानी के जितना भी एटमॉस्फेयर है उसको हाइड्रोस्फेयर बोला जाता है, ठीक। चलिए, दिस इज रिलेटेड टू crust, related to air and this is related to water, ठीक है। समझ आ गया हमारा ऑर्गेनिज्म कैसे काम करता है? जरा एक बार ये देख लें, ठीक। ये एक जगह बना दी मैंने, यहां एक नदी है, यहां पे घर बना हुआ है, ठीक। यहां घर बना हुआ है और यहां पे क्लाउड्स है, ठीक है। दिस इज हाइड्रोस्फेयर, this is lithosphere and this is atmosphere, ठीक है। लिथोस्फेयर जिसके ऊपर हम कल्टीवेशन का, जिसपे हम रहते हैं, लैंड। एटमॉस्फेयर एयर, जिसमें हम सांस लेते हैं। और हाइड्रोस्फेयर जिससे हम पानी पीते हैं, जहां से हमें पानी मिलता है, ठीक है। आगे बढ़े। बायोस्फेयर क्या होता है? और जब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं ना, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को, तो बनता है बायोस्फेयर, ठीक है। ऑल द लिविंग
organisms need all these things, lithosphere, hydro और atmosphere. ठीक, अब इन तीनों को मिला दो तो बनता है बायोस्फेयर. ठीक, आगे बढ़ रहे हैं. बायोस्फेयर के अंदर दो कंपोनेंट्स, पूरे के पूरे बायोस्फेयर के अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स, दो चीजों में कैटेगराइज्ड है. पहली कैटेगरी बायोटिक कंपोनेंट्स की, दूसरी कैटेगरी एबायोटिक कंपोनेंट्स की. बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग. एबायोटिक के अंदर एयर, वाटर, सॉइल. बायोटिक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बाकी एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक, एबायोटिक नॉन लिविंग से बड़ी बात एयर, वाटर और सॉइल. इसके अलावा कुछ नहीं, एटसेट्रा की उम्मीद ना रखना. एबायोटिक के अंदर ये एग्जांपल है. चले एयर से आगे बढ़े. एयर में हम क्या क्या करते हैं? एयर क्या होती है? सबको पता है, मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस. इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, इससे हम सांस लेते हैं. यही एयर के पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट लिख ले, मिक्सचर होता है. ठीक, दूसरा पॉइंट ऑक्सीजन होता है इसमें. ठीक है, तीसरा पॉइंट रेस्पिरेशन में यूज होता है, ये रेस्पिरेशन. ठीक है, और ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर को बोला जाता है. ठीक है, ब्रेथ ऑफ लाइफ. एयर होगी तो ही ब्रेथ ऑफ लाइफ होगी. ऑब्वियस सी बात है, अगर सांस कैसे लोगे? ऑक्सीजन नहीं होगा तो सांस कैसे लोगे? ठीक है, इसी के अंदर ऑक्सीजन होती है. रोल भाई, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर करता क्या? एटमॉस्फेयर कर क्या रहा है? बेसिकली एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, एयर हीट का दुश्मन है. ठीक है, एयर हीट को आने ही नहीं देता. इसी वजह से यही पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि मून पर अगर हम जाएं, वहां तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं. मून पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहां पर टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्रीज, 120 डिग्री, समटाइम्स 130 एंड 50 डिग्री सेल्सियस. क्यों? एटमॉस्फेयर ही नहीं है. हीट कैसे रेगुलेट होगी? एयर ही नहीं होगी तो हीट कैसे रेगुलेट होगी? इसीलिए एटमॉस्फेयर का रोल यहां पर काम आता है. अर्थ के अंदर ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा पाता क्योंकि एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस है. एयर होती है जो ट्रैवल करती है इधर से उधर और हीट को नहीं आने देती है, हीट को रिएक्ट करने नहीं देती है अर्थ के ऊपर. ठीक है, पहला पॉइंट हो जाता है एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, दिन के अंदर हीट, हवा चल जाती है, हीट चली जाती है, रात को ठंडक हो जाती है. ठीक है, दूसरा प्रिवेंट्स सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, ठीक है ना. चले, द मूवमेंट ऑफ एयर. दिन में हवा सी से लैंड की तरफ चलती है तो इसलिए थोड़ी सी गर्मी रहती है, और रात के टाइम लैंड टू सी चलती है हवा, इसलिए थोड़ी सर्दी रहती है. ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम विंड जाती है सी से लैंड तक, और ड्यूरिंग नाइट लैंड टू सी रहती है. ठीक, हीट दिन में गर्मी रहती है और रात को कूलर रहता है. ठीक, समझ आ गई बात. चलें आगे बढ़े. अब कोई पूछ ले विंड्स कैसे क्रिएट हो रही है? सिंपल लॉजिकल आंसर इज दैट कि मूवमेंट ऑफ एयर क्रिएट्स विंड्स. ठीक,
मूवमेंट ऑफ एयर क्रिएट विंड्स। ठीक, चले अपना टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है एटमॉस्फेयर का। अब हम देख रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर ने तो हमारे लिए कर दिया जितना वो कर सकता था, एटमॉस्फेयर ने हमारे लिए कर दिया। अब हम एटमॉस्फेयर के लिए क्या कर रहे हैं? एयर पोल्यूशन फैला रहे हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या होता है सबको पता है, टॉक्सिक गैसेस का एटमॉस्फेयर में मिलना। क्या क्या सोर्सेज? ठीक है, इंडस्ट्रीज से धुआं छोड़ा जाना, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना, इन सब चीजों से एयर की क्वालिटी बर्बाद होती जा रही है। इससे हमारा ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है। ठीक, इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। क्या पोल्यूटेंट्स है भैया? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, लेड, निकल, आर्सेनिक एटसेट्रा। और सबसे बड़ी चीज, हमारी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक, इन सब चीजों से एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक, आगे बढ़े। एयर पोल्यूशन से हमने फैला तो दिया, अब नुकसान भी किसके? हमारे। इट कॉजेज ह्यूमंस में अस्थमा हो रहा है, लोगों को लंग डिजीजेस हो रही है, लंग कैंसर हो रहा है, लंग डिजीजेस। ठीक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आईज में दिक्कत, आई इरिटेशन। ये बहुत कॉमन चीज हो जाती है जब पोल्यूशन लेवल दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा ये पाया जाता है कि जब पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोगों की आंखों में इरिटेशन होने लगती है। वो पोल्यूशन आईज के अंदर आकर परेशान करता है। और एक बड़ा चीज जो कि वो फैला रहा है वो है कैंसर। ठीक है, और ये प्लांट्स में क्या कर रहे हैं भाई? प्लांट्स अब ग्रोथ नहीं कर पाते, ग्रोथ में कमी आ गई। ठीक है, फिर दूसरी, डीजेनरेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा भाई, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो कैसे बनेंगे प्लांट्स, कैसे बनेगी ग्रोथ, कैसे होगी? ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। मॉटलिंग पैचेस। ठीक है, मॉटलिंग पैचेस, स्पॉट्स ऑफ कलर इन लीव्स। लीव्स के अंदर धब्बे धब्बे आने लग जाते हैं, स्पॉट्स आने लग जाते हैं। किससे? पोल्यूशन से। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर हानिकारक इफेक्ट देखा गया है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेन। रेन सबको पता है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जब होती है और जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो रेन हो जाती है। इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। अब मैं यहां से समझाना स्टार्ट करती हूँ। सबको पता चल गया है कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन of water through water cycle in which distribution takes place. ठीक, आगे बढ़े। रेन क्यों जरूरी? भाई लाइफ साइकिल चलानी है। बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स कैसे उगाओगे? बारिश नहीं होगी तो पानी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, all living organisms need water, that is why rain is very important for the survival of human beings. Okay, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो जरूरी यही है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में
रेन। कुछ अभी भी ऐसी जगह हैं जहां पे वो रेन पर डिपेंडेंट है कि जब रेन होगी तभी हमारी फसल उग पाएगी, तभी उसको पानी मिल पाएगा, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज हर जगह पूरी तरह अवेलेबल नहीं हो पाई है। ठीक, दूसरा कंजर्व वाटर, ताकि हम वाटर कंजर्व कर पाए। भाई रेन नहीं हुई तो हम कहां से पानी लेना शुरू करेंगे? ग्राउंड वाटर से निकालना शुरू करेंगे, ग्लेशियर रिवर से निकालना शुरू करेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, और ग्लेशियर्स तो वैसे ही मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं एयर पोल्यूशन की वजह से और सारे पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लेशियर्स ही मेल्ट होने लग गए हैं। एक ऐसी सीमा आएगी जहां पर पानी खत्म हो जाएगा, इसलिए वाटर साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, सुन रहे हैं? चलो, एसिड रेन। रेन में एसिड्स मिक्स हो रहे हैं। जब कुछ फॉसिल फ्यूल बर्न होता है ना, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर जिन जिन चीजों के अंदर होता है वो उड़ने लग जाते हैं हवा में, और वो मिक्स हो जाते हैं। जब बारिश हो जाती है तो वो सारे के सारे एसिड्स उसके अंदर मिलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और एसिड जो है, और जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है। अब इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। When fossil fuels are burned, gases like sulfur dioxide and nitrogen oxide are released. Obviously, fossil fuels बर्न कर रहे हो, पेट्रोल में आग लगा दी। ठीक है, मैं सीधा सीधा मैं एकदम स्ट्रेट अवे एक डायरेक्ट एग्जांपल ले रही हूँ। पेट्रोल में आग लगा दी आपने, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक, इसी से हमारी रेन के लिए एसिड फॉर्म करने की हम तैयारी कर रहे होते हैं इसी तरह। ठीक, आगे बढ़े। यही एसिड्स डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, इन वाटर। ठीक है, एंड देन ये फॉर्म करते हैं नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पानी के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं और ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब देखें अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या। ठीक, चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और अपने डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, मैं वहां पर पक्का आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक यू। कितने मिनट